जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अधिसूचित किया हुआ नए रामसार साइट्स के बारे में। 27 जुलाई 2022 से पहले भारत में कुल 49 रामसार आर्द्रभूमि थी, लेकिन 27 जुलाई 2022 को 5 नए आर्द्रभूमि को स्वीकृति मिला है। इसके पीछे मुख्य फैक्ट ये है कि पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का ये उद्देश्य है कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ होने से पहले तक भारत में आर्द्रभूमि की संख्या 75 तक कर देनी है। तो 5 नए आर्द्रभूमि का जो स्वीकृति मिला है उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से हैं। पहला है कारिकली पक्षी विहार, तमिलनाडु राज्य में है। पिचावरन मैंग्रोव तमिलनाडु राज्य में है। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व तमिलनाडु राज्य में है। शाक्य सागर मध्य प्रदेश। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। यानी देख सकते हैं कि इन 5 आर्द्रभूमि में से 3 आर्द्रभूमि सिर्फ तमिलनाडु राज्य में है, बाद बाकी एक मध्य प्रदेश और एक मिजोरम में है। इसके अलावा 27 जुलाई 2022 के बाद में 10 और नए रामसार आर्द्रभूमि को स्वीकृति मिला है। यानी भारत में कुल आर्द्रभूमि की संख्या 64 हो गई है, जिसमें 49 + 5 + 10 हैं। तो ये 10 जो नए आर्द्रभूमि को स्वीकृति मिला है उसके बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे है। पहला है नंदा झील गोवा राज्य में। दूसरा सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। तीसरा रंगनाथितु पक्षी विहार कर्नाटक। चौथा सतकोशिया गोर्ज उड़ीसा। पाँचवां कुंठलकुलम पक्षी विहार तमिलनाडु। छठा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। सातवां बेम्बनूर आर्द्रभूमि तमिलनाडु। आठवां बेलोडे पक्षी विहार तमिलनाडु। नौवां वेदानयंगल पक्षी विहार तमिलनाडु। 10वां उदयमार्तंडपुरम पक्षी विहार तमिलनाडु। यानी यहाँ भी देख सकते हैं कि 10 में से 6 रामसार आर्द्रभूमि सिर्फ तमिलनाडु में है, बाद बाकी एक मध्य प्रदेश, एक गोवा, एक कर्नाटक और एक उड़ीसा में है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रभूमि के बारे में कि यह क्या होता है और ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अब तक भारत में आर्द्रभूमि का जो क्षेत्रफल है जो कि 12,50,361 हेक्टेयर है, यानी 1.2 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारे परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि रामसार आर्द्रभूमि क्या है, यह कब बना है और क्यों बना है। तो रामसार एक जगह का नाम है जो कि ईरान का एक शहर है। यहाँ पे 1971 में कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसार कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे कई देश ने मिल कर के हस्ताक्षर किए थे कुछ विशेष क्षेत्र के संरक्षण को लेकर के, जैसे कि जल पक्षी आवास वाले क्षेत्र, और उस क्षेत्र को संरक्षण और उसका सतत उपयोग के लिए किया गया यह एक संधि है। कौन सा संधि है? जिसे हम लोग रामसार आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं या रामसार कन्वेंशन भी कहते हैं। अब ये आर्द्रभूमि क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, किस जगह को, किस स्थान को हम लोग आर्द्रभूमि कहेंगे या रामसार आर्द्रभूमि कहेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि यह जो आर्द्रभूमि है वो कैसा होना चाहिए। दलदल, फेन, पिटलैंड, पानी, ये सब का क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावे ये मुख्यतः प्राकृतिक भी हो सकते हैं, मानव निर्मित भी हो सकते हैं, जिसे कृत्रिम कहते हैं। इसके अलावे रामसार आर्द्रभूमि जो है अस्थायी हो सकता है, यानी हमेशा के लिए हो सकता है। अस्थायी हो सकता है, यानी कुछ वर्ष के लिए हो सकता है। यहाँ पे जो पानी है वो पानी अपना स्थिर होनी चाहिए, इसके साथ साथ बहने वाला भी पानी होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। स्थिर पानी में को भी हम लोग आर्द्रभूमि घोषित कर सकते हैं और बहने वाला पानी को भी आर्द्रभूमि घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ताज़ा पानी वाले झील को या खारा या नमकीन पानी वाले झील को भी हम लोग आर्द्रभूमि को दर्जा दे सकते हैं, यानी वो रामसार आर्द्रभूमि के अंतर्गत आ सकता है। इसके साथ यहाँ पे मुख्य बात ये दिया गया है कि समुद्री जल के क्षेत्रों सहित जिसकी गहराई कम ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी गहराई कितनी, तो 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जगहों को हम लोग
ऐसे जगह रामसार साइट्स के अंदर में आ सकते हैं, रामसार आर्द्रभूमि के अंदर में आ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पूरा विश्व में रामसार आर्द्रभूमि कितने प्रकार की होती है। ये हमारे लिए एक्स्ट्रा फैक्ट है और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर्द्रभूमि का मुख्यतः 3 प्रकार होती है। पहला समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि, यानी समुद्री कहने का मतलब जैसे टापू हो गए। इसके अलावा हमारा क्या हो गया, तटीय, जैसे कि हमारा पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ये सब हो गए। दूसरा अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, विभिन्न देशों के बीच में भी आर्द्रभूमि, 2 देशों के या दो से अधिक देशों के बीच का जो क्षेत्र है वो भी एक आर्द्रभूमि के तौर पे घोषित किया जा सकता है। और तीसरा मानव निर्मित आर्द्रभूमि, यानी ये 3 प्रकार के हमारा आर्द्रभूमि, समुद्री और तटीय आर्द्रभूमि, दूसरा अंतर्देशीय आर्द्रभूमि, तीसरा मानव निर्मित आर्द्रभूमि। अब आर्द्रभूमि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर पर्यावरण मंत्री जो हैं वो आर्द्रभूमि की संख्या बढ़ाने के लिए क्यों प्रयासरत हैं? तो पहला रीज़न है कि वे प्राकृतिक जैव विविधता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्राकृतिक जैव विविधता कहने का मतलब कि जो आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके अनुकूल वहाँ का वातावरण होता है। दूसरा, वे जैविक और रासायनिक मामलों के सिंक और ट्रांसफार्मर के रूप में पहचाने जाते हैं, यानी पर्यावरण में होने वाले कोई भी जैविक और रासायनिक परिवर्तन को वो नियंत्रण में करने का कोशिश करते हैं। तीसरा, वे मिट्टी से जहरीले तत्वों को पुनर्चक्रण करते हैं, यानी आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र में इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं कि जो जहरीला मिट्टी भी होता है ना, उसे वो पुनर्चक्रण कर देते हैं, यानी उसे उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, उस मिट्टी को अपना यूज़फुल बनाने में वे मदद करते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे जो कि भारत से संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि फरवरी 2013 में शुरू की गई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, इसके शुभारंभ के साथ पिछली 2 योजनाओं, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम 1985-86 और राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 को इसमें मिला दिया गया है। यानी हमारे भारत देश में पहले संरक्षण के लिए 2 प्रकार का कार्यक्रम चल रहे थे। पहला कार्यक्रम था राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम और दूसरा क्या था, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। ये दोनों को आपस में 2013 में मिला दिया गया और नया नाम क्या दिया गया, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए। ये जो नया नाम क्या मिला है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के नया नाम दिया गया है, यानी इनको संरक्षण देने के लिए ये दोनों का आपस में मिला दिया गया है। अब हम लोग विशेष तथ्य पढ़ेंगे कि रामसार आर्द्रभूमि का शुरुआत कब से हुआ है। तो शुरुआत 2 फरवरी 1971 को हुआ है। अब रामसार कहाँ पे है, ये क्या है, तो रामसार ईरान का एक छोटा सा शहर है। अब रामसार जिसका गठन 2 फरवरी 1971 को हुई थी, लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ, कार्य करना कब से शुरू किया, तो 21 दिसंबर 1975 से यह अपना कार्य करना शुरू कर दिया। अब इसका शर्त क्या है, तो 7 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन इसका शर्त है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो ये यूनेस्को के महानिदेशक से संबंधित है और अब तक इसमें कुल देशों की जो संख्या है वो 23 हो गई है। धन्यवाद दोस्तों।